हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस इफ़ेक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं जो कि प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। रेजोनेंस क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो एक स्ट्रक्चर लेते हैं। सपोज़ करो कि एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग हाइपोथेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम लोग रियल मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, हमें कुछ ऐसा कुछ दिखता है जिसमें कि सारे जो बॉन्ड्स हैं ना वो इक्वल हैं। जैसे कि सपोज़ दैट ये पाई बॉन्ड का कुछ लेंथ होगा, सपोज़ दैट इसको ए मानते हैं, और ये सिंगल बॉन्डेड है उसको बी मानते हैं। तो क्या इसमें शो कर रहा है कि ए जो होगा वो छोटा होगा बी के कंपैरिजन में, क्योंकि बी जो है सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब रियल मॉलिक्यूल को हम लोग देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों ही ए इज़ इक्वल टू बी होते हैं, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होता। इट मीन्स व्हाट, कि कुछ तो होता होगा जिसके वजह से ये जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है दोनों सेम हो जाते हैं। तो इसी इफ़ेक्ट को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस की ज़रूरत हमें इस जगह पे पड़ी। अब आइए हम लोग रेजोनेंस इफ़ेक्ट के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। इट इज़ द जनरेशन ऑफ centers of low and high electron density in conjugated system as a result of phenomena of resonance। तो रेजोनेंस के वजह से जो कंजुगेटेड सिस्टम में है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, कहीं पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन रहा है, कहीं पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन रहा है। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं रेजोनेंस इफ़ेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स या कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। यहाँ एग्जांपल एक लिया गया है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का केस क्या है कि यहाँ पर देखो रेजोनेंस के वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी हाई हो रहा है या पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी हाई हो रहा है, मतलब कि लो एंड हाई। यहाँ पर हाई डेंसिटी हो गया इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे लो डेंसिटी हो गया। सिमिलरली यहाँ भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, यहाँ पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है कि रेजोनेंस के वजह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि क्या रिजल्ट करता है, रिजल्टिंग इन जनरेशन ऑफ हाई एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। और ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। पहला था एसिड क्लोराइड, दूसरा था ईस्टर, तीसरा था एमाइड एंड फोर्थ वन इज कार्बोक्सिलेट एनायन। यहाँ नाइट्रोबेंजीन का एक स्ट्रक्चर लिया गया एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण पाई बॉन्ड उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, और जो अल्टरनेट पोजीशन में पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि कंजुगेशन जो डबल बॉन्ड का है वो रेजोनेंस की तरफ बढ़ रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जो कि बेंजीन का रिंग है उससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। ये हमेशा माइंड में रखना कि जब भी कोई ग्रुप अटैच्ड हो किसी भी कंपाउंड से जहाँ की कंजुगेशन है पाई बॉन्ड का, अगर ये ग्रुप अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो देन उस इफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट कहेंगे, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट करेंगे। इट अकर्स व्हेन द ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन। मतलब डीलोकलाइजेशन मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। इस स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या कि देखो ये पाई बॉन्ड जो है इधर की ओर शिफ्ट हुआ क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। देन ये फर्दर एरो के थ्रू से रिप्रेजेंट किया गया है कि ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। देन फर्दर इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इन दिस वे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोबेंजीन का हम लोग बना सकते हैं। Then second is negative, this one is negative and second one is positive resonance effect। अच्छा यहाँ एक और एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ये है कि
देखिए यहाँ पर साइनाइड ग्रुप है। साइनाइड ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, यानी कि -r इफेक्ट शो करता है। -r इफेक्ट हियर पाई बॉन्ड कंजुगेशन में इस ट्रिपल बॉन्ड से, तो क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट करेगा और ये साइनाइड का जो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का है वो पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट कर जाएगा, जिसके वजह से CH2 पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि यहाँ जैसे कि नाइट्रो ग्रुप अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इन द सेम मैनर साइनाइड ग्रुप भी जो है वो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का खींच रहा है अपनी ओर। इट मीन्स क्या, ये -r इफेक्ट शो कर रहा है। और ग्रुप्स जो हैं जो साइनाइड -r इफेक्ट शो करते हैं वो है COOR ग्रुप, देन कार्बोनाइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, देन साइनाइड ग्रुप। अब सेकेंड इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या है, NH2 ग्रुप अटैच्ड है किससे, बेंजीन से। तो देखो लोन पेयर और जो पाई बॉन्ड है ये दोनों आपस में कंजुगेशन में है। हम लोग को ये याद रखना है कि रेजोनेंस हमेशा तब होगा जब कंजुगेशन सिस्टम रहेगा कोई भी कंपाउंड में। ऐसा नहीं है कि CH2 ग्रुप में CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसमें रेजोनेंस होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड के बीच में कोई कंजुगेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो लोन पेयर और पाई बॉन्ड में कंजुगेशन है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जो है एरो से दिखाया गया है, और फिर ये पाई बॉन्ड जो बेंजीन में है वो इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इन द सेम मैनर फिर नेगेटिव चार्ज का शिफ्टिंग होता है, मतलब लोन पेयर जो यहाँ पर आ गया वो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ, डीलोकलाइजेशन हुआ, जिसके वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, वो फर्दर डीलोकलाइज करके इधर की ओर आ गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, फिर वो फर्दर डीलोकलाइज करके सेम स्ट्रक्चर ये बना देगा। तो इस प्रॉपर पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका है, एनिलीन का है। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन इसका, इट अकर्स व्हेन द ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन टू डबल बॉन्ड थ्रू रेजोनेंस। क्या है यहाँ पर ग्रुप क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और -I में क्या था, NO2 ग्रुप जो था अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, लेकिन NH2 क्या कर रहा है, दे रहा है, डोनेट कर रहा है। तो इस वजह से इसको +R इफेक्ट बोलेंगे, और NO2 नाइट्रोबेंजीन के केस में -R इफेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट दोज ग्रुप्स विच शो +R इफेक्ट्स। कौन कौन से ग्रुप्स है जो +R इफेक्ट शो करेंगे, OH ग्रुप है, यहाँ पर देखो लोन पेयर है देने के लिए, यहाँ पर भी लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, NH2 पे भी लोन पेयर है और NHR पे भी लोन पेयर है, जो कि +R इफेक्ट शो करेगा। -R क्यों था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था, और +R में क्या है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर जो है वो देगा। ना आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब कोई कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों काम करेगा एक साथ, तो हम लोग किसको लेंगे, अगर वो साथ में काम करता है, सेम डायरेक्शन में काम करता है, फिर तो ठीक है कि चलो दोनों लो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेंस को प्रिफर करेंगे, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट को। किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलेगा, रेजोनेंस को। रेजोनेंस ज़्यादा रोल प्ले करेगा किसके कंपैरिजन में, इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझाया गया है, देखो विनाइल क्लोराइड एक एग्जाम्पल लिया गया है। इसमें क्या है, रेजोनेंस के वजह से क्या है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और CH पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये -I इफेक्ट शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और क्लोरीन को तो पता है हम लोगों को कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपेरिजन में, इस वजह से जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो उसको अपनी ओर खींचेगा। लेकिन R इफेक्ट में क्या है कि देखो क्लोरीन के ऊपर तो लोन पेयर्स है ना, 3 लोन पेयर्स है, वो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर और ये जो पाई बॉन्ड है ये दोनों क्या है, आपस में कंजुगेशन में है। कंजुगेशन में रहने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो इस वाले में
आएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और CH2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो इसी चीज़ को हम लोग आगे पढ़ते हैं एक रिएक्शन के थ्रू, कि अगर H पॉजिटिव से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो क्लोरीन, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस वाले जगह पे जुड़ेगा या इस वाले जगह पे जुड़ेगा, किधर जुड़ेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HCl टू विनाइल क्लोराइड H प्लस गोज टू CH2 and Cl goes to that carbon which increases chlorine to give ethylene dichloride। एक रिएक्शन देखो यहाँ पे, देखिए ये क्या है, विनाइल क्लोराइड है। अब जब H प्लस आ रहा है, H पॉजिटिव उस वाले कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे होगा जहाँ पर कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करेगा। अब देखो ये जो CH प्लस बन रहा है ये क्लोरीन के लोन पेयर से कंजुगेशन में आ रहा है, जिसके वजह से ये स्टेबल कर रहा है। तो इस वजह से H पॉजिटिव आयन इधर जुड़ेगा, जिसके कारण CH3 बनेगा, और जो Cl माइनस आयन है वो फर्स्ट वाले कार्बन पर अटैक करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे Cl अटैच कर जाएगा, तो क्या बनेगा, Cl2 CH CH3। अब रेजोनेंस का इफेक्ट क्या है, सॉरी एप्लीकेशंस क्या क्या है। पहला है कि लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल एंड एराइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल अगर सब्स्टिट्यूट कर रहा है टुवर्ड्स किसके, विनाइल और एराइल हैलाइड में, तो इसका जो रिएक्टिविटी है बहुत स्लो है। कारण क्या है, कारण ये है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये जो कि रेजोनेंस से हम लोगों को पता चलता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड से कंजुगेशन में है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है क्लोरीन और C के बीच, मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो कैरेक्टर डेवलप हो रहा है बॉन्डिंग का, वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। और न्यूक्लियोफाइल के अटैच, अगर न्यूक्लियोफाइल कहीं से आ रहा है तो वो क्या करेगा, क्लोरीन को यहाँ से हटाएगा, फिर तो वो आएगा ना सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी को उठा के खुद बैठना। तो यहाँ पर क्लोरीन को निकालने में उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें हाई एनर्जी लगेगा, तभी तो यह निकलेगा ना। तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के लिए की ज़रूरत होती है, जिसके वजह से यहाँ पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल का नहीं होता है। सिमिलरली इस केस में भी देख सकते हैं एराइल हैलाइड में कि जो लोन पेयर है क्लोरीन का और पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग का, वो दोनों आपस में कंजुगेशन में, जिसके वजह से इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि क्लोरीन जो कार्बन से अटैच है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, जिसके वजह से उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। सो इट इज़ नॉट सुटेबल और नॉट ईजिली अवेलेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक और केस है एलाइल और बेंजाइल हैलाइड का केस है कि ये जो है these halides are more reactive than 1 degree alkyl halide towards nucleophilic substitution reaction। इसमें क्या प्रॉब्लम है, आगे रिएक्शन के थ्रू समझते हैं हम लोग। पहले जानते हैं कि एलाइल हैलाइड या एलाइल ग्रुप और बेंजाइल ग्रुप किसको बोलते हैं। ये है एलाइल ग्रुप और ये है बेंजाइल ग्रुप। अब इसमें क्या है, जैसे ये एलाइल हैलाइड है, एलाइल ब्रोमाइड है, तो क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो उससे पहले क्या होना चाहिए, ब्रोमीन को हटाना होगा, तभी तो होगा ना रिएक्शन। तो यहाँ पर हटाने के लिए क्या है कि जब अगर हटाओगे तो CH2 पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है उससे कंजुगेशन में है। अब कंजुगेशन के वजह से, रहने के वजह से क्या हो रहा है कि ये स्टेबलाइज्ड हो रहा है। तो कंजुगेशन के वजह से क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी में, मतलब स्टेबलाइज्ड हो रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड देखते हैं, जैसे कि CH3 CH2 Br देखते हैं, तो अगर Br यहाँ छोड़ के जा रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 प्लस।
अब ये जो प्लस चार्ज है वो कहीं से भी स्टेबलाइज्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजोनेटिंग या कोई भी कंजुगेशन नहीं है पाई बॉन्ड की वजह से, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी बहुत ही लो है इन कंपैरिजन ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स। इस वजह से एलाइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड जो है रेडिली अंडरगो आयोनाइजेशन टू फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। एंड क्या हो रहा है, इसमें आराम से न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या है कि एक को हटाना पड़ता है फिर दूसरे को बैठाना पड़ता है। और ब्रोमीन अगर आयोनाइज करके निकल रहा है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज्ड कर जा रहा है। किसके वजह से? रेजोनेंस के वजह से। लेकिन अल्काइल हैलाइड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चलो आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया गया है बेंजाइल हैलाइड का। देखो यहाँ पर जब आयोनाइज कर रहा है बेंजाइल ब्रोमाइड तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन में डेवलप कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज जो है पाई बॉन्ड से रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में होने के वजह से क्या हो रहा है कि आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह ना स्थिर रह के पूरे जगह राउंड राउंड रोटेट कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है आपस में, जिसके वजह से किसी भी एक कार्बन पे ज़्यादा बोझ या ज़्यादा बोझ नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण स्टेबिलिटी आ रहा है। लेकिन वही RX जो कि हम लोग अल्काइल हैलाइड के केस में हम लोग देख रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्बोकैटायन अगर फॉर्म होता है तो वो अपना स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से नहीं कर सकता है। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो कैटाइनिक पार्ट है वो हर जगह मूव कर रहा है, किसी एक कार्बन पे वो नहीं है, जिसके वजह से ये फुल्ली प्रॉपरली आयोनाइज करके एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। अब आगे देखते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी क्या है? देखो, कार्बोक्सिलेट आयन जो है मच मोर स्टेबल है देन कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली बात तो ये कि जैसे कि RCOOH ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड क्यों कहलाता है? क्योंकि ये H+ डोनेट करता है और बदले में क्या रह जाता है, RCOO- बच जाता है। अब अगर RCOO- अपने में अगर खुद को स्टेबल कर लेता है तो वो प्रॉपरली H+ रिलीज कर जाएगा। लेकिन अगर वो स्टेबल नहीं कर पाएगा तो वो खुद H को क्यों प्रदान करेगा, दूसरे को H क्यों देगा? अब भाई खुद वो अपने घर में अच्छे से रहेगा फिर तो वो दूसरे को देगा ना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर ये H+ डोनेट करा और अपने आप को स्टेबलाइज्ड कर जा रहा है तो फिर वो तो H+ रिलीज करेगा। तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कौन ज़्यादा स्टेबल है? RCOH है। अब ये रेजोनेंस करके क्या बना रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। नेगेटिव चार्ज कहाँ है? ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन पे है, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसी में है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है और चार्ज सेपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या है, RCOH लेस स्टेबल है देन कार्बोक्सिलेट आयन, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ईजिली H+ डोनेट करके खुद को मोर स्टेबलाइज्ड बना लेता है। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है। देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि इन स्ट्रक्चर 3 and 4 बोथ आर इक्विवेलेंट एंड कैरी नेगेटिव चार्ज। जो कार्बोक्सिलेट का था केस, उसमें देख रहे थे ना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड केस में था क्या कि एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था और एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था। और जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है टू सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is very high, due to which carboxylate ion is more stable than carboxylic acid। अब क्या है कि फिनॉल का एसिडिटी क्या है भाई, फिनॉल और अल्कोहल में क्या अंतर है? अब हम पहले देखे थे कि कोई भी एसिड एसिडिक कब है, जब वो H+ रिलीज करता है और खुद को स्टेबलाइज बना लेता है। जैसे कि हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन का देखे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा था RCOOH के कंपैरिजन में, और कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल था
in comparison of carboxylic acid. In the same case, in the same manner here also, फिनॉल इज एसिडिक. फिनॉल एसिडिक क्यों है? क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है H+ के रिलीज के बाद वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है. क्यों? रेजोनेंस के वजह से. उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. फिनॉल, पहले फिनॉल का देखते हैं. फिनॉल क्या है? देखो, पाई बॉन्ड और लोन पेयर आपस में रेजोनेंस में, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और नेगेटिव चार्ज कार्बन पे हो रहा है. तो यहाँ पर क्या है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है. चार्ज सेपरेशन होने के वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर कर रहा है. अपोजिट चार्ज का चार्ज सेपरेशन हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर कर रहा है. वही फिनॉक्साइड आयन का अगर हम लोग देखते हैं तो फिनॉक्साइड आयन का क्या है, यहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. फिर वो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है. तो यानी कि क्या, फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी फिनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ड्यू टू विच फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर. लेकिन वही अल्कोहल लेते हैं तो क्या है कि इसमें RO नेगेटिव तो बन रहा है, लेकिन इसका जो स्टेबिलिटी है बहुत कम है. क्यों? क्योंकि इसका कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज ना करके ऑक्सीजन पे ही स्थिर हो रहा है, लोकलाइज्ड हो जा रहा है, जिसके वजह से इसका स्टेबिलिटी बहुत कम है फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई video, my lectures, and if you like this video then please subscribe my channel and share it, so that I will bring many new lectures for you, so that you will get benefited from this. Thank you very much.